एनआईएस करंट अफेयर जुलाई 2023 के अगले खंड में आपका स्वागत है। अगला टॉपिक है सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू। पहला टॉपिक है इसका विकास के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण, राइट बेस्ड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। सुर्खियों में क्यों रहा है? तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि राजस्थान सरकार ने एक विधेयक पेश किया जिसका नाम था राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, यानी कि कम से कम आय जो है वो होनी चाहिए। तो उसकी गारंटी की बात की गई है इसमें। इसके कुछ तथ्य क्या रहे हैं उसको देखेंगे। इस विधेयक में गारंटी शुदा मजदूरी या पेंशन के रूप में न्यूनतम गारंटीकृत आय देने के प्रस्ताव जो है किया गया है। तो एक मानक तय किया गया है कि इतनी मजदूरी जो है दिया जाएगा। इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो है शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर रोजगार प्रदान करना। राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत भी यही कहते हैं, जिसमें अनुच्छेद 38(2) जो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करने के लिए राज्य को कहता है। अनुच्छेद 41 भी है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। तो तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने कोविड महामारी के दौरान इस दृष्टिकोण को अपनाया था। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ने भी ये पहल जो है, ये विधेयक जो है पेश किया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा कि जो ये अधिकार आधारित दृष्टिकोण है, ये सिद्धांत किस आधार पर काम करता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें लोगों की भागीदारी होती है, सरकार की भी जवाबदेही होती है, भेदभाव और गैर भेदभाव और समानता की बात होती है, सशक्तिकरण होगा। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक सशक्तिकरण बढ़ेगा। और उसके बाद में कानूनी दर्जा, लीगलिटी जो है वो वैधता के रूप में स्वीकार होगी। तो ये इस विधेयक को पेश करने से ये सारी चीज़ें जो है वो सैद्धांतिक रूप से उसका पालन किया जा सकेगा। अब भारत के अधिकार जो है, अधिकार आधारित दृष्टिकोण के उदाहरण की अगर हम बात करें तो भारत में ऐसे कई अधिनियम बने हैं जो भारतीय जनता को या भारतीय सामान्य नागरिकों को जो है अधिकार देते हैं। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे हम मनरेगा योजना कहते हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, तो वो वन अधिकारों को मान्यता देता है। जो वन के आसपास लोग रहते हैं उनको देता है अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो ये सारे जो है अधिकार जो भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों में ये मापन, यानी कि पेंशन या फिर कहीं मजदूरी के रूप में एक मानक तय करने का प्रयास किया गया है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा सा बात करें तो विकास को मौलिक मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को साकार करने की प्रक्रिया के रूप में देखता है। निश्चित रूप से यह दृष्टिकोण जो है निर्धन, उपेक्षित और कमज़ोर लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्षमता का विकास करने के लिए लाया गया है। आमतौर पर ये विकास आधारित प्रणाली में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दिव्यांगता को कवर करता है। उसके बाद में पेंशन, ग्रेच्युटी, तो ये सारी चीज़ें जो है इन सब का एक जो है उपाय के रूप में शामिल होता है। इन लोगों की मदद करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में क्या है, मनरेगा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कई अधिकार हैं जो लोगों को मिले हुए हैं। यानी जैसे मनरेगा में क्या है, 100 दिन काम पाने का अधिकार, 100 दिन जो है वो गारंटी कृत जो है रोजगार मिलता है। शिक्षा का अधिकार है, आप कहीं भी रहें आपको शिक्षा का अधिकार है। तो इस अधिकार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अधिकार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता कई कारणों से पड़ी। जैसे लोगों की भागीदारी आवश्यक है, लोगों की जो है सक्रिय भागीदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसके लिए? समावेशी विकास के लिए। जब तक जो है समाज का सभी वर्ग जो है वो मिलकर के काम नहीं करेगा, विकास में सहयोग नहीं करेगा, तब तक जो है हम समावेशी विकास को नहीं पा सकते हैं। जबकि हम जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का एक बड़ा धन एक खास जो है हिस्से के पास, एक खास वर्ग के पास रखा है। तो ऐसे में समावेशी विकास कर पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए सामान्य से लेकर के जनजातीय और वन समुदायों के लोगों को भी हमें विशेष अधिकार देना पड़ेगा। सरकार का दायित्व भी है। आवश्यकता क्यों? सरकार का दायित्व है, डीपीएसपी बना है। डीपीएसपी में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
कि जो है राज्य जो है अपने जनता के लिए प्रयास करेगा कुछ काम करने के लिए, तो उसी के अंतर्गत उसका जो है वो दायित्व भी बन जाता है। गरीबी में कमी होगी, इससे क्या होगा, गरीबी में कमी होगी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है उसमें हम जो है उसमें जो है हमारी गरीबी उसमें कम होगी। जैसे उस रिपोर्ट में जो आया है, प्रगति की समीक्षा जो रिपोर्ट थी, उसमें भारत जो है वो 14.96% जो है बहुआयामी गरीबी आबादी है। तो ऐसे में हमें गरीबी को कम करने की आवश्यकता है। गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। निश्चित रूप से चक्रीय गरीबी हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम दुष्चक्र के सिद्धांत के रूप में देखते हैं। तो इस दुष्चक्र को खत्म करने के लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। संकट के समय में सहारे के रूप में, तो निश्चित रूप से कोविड-19 का टाइम था, तो उस समय हमने देखा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो लोगों को फ्री राशन दे रहा था। तो ऐसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो भी एक एक प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए काम कर रही थी। अब इस अधिकार आधारित दृष्टिकोण को लागू करने में चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जैसे विकास से समझौता। निश्चित रूप से जब हम एक बड़ी आबादी को एक अधिकार देंगे, यानी कि न्यूनतम मजदूरी की बात करेंगे, तो हम अपने विकास से कहीं न कहीं कुछ समझौता करेंगे। यानी कि अगर एक बहुत बड़ी रकम जो है बाँटने के लिए ही कहा जाएगा, तो हम अपने विकास से थोड़ा बहुत समझौता करेंगे, जो कि सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए 2023 में केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बोझ लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। तो 2023 में, 2022 में, 2021 में सरकार ने जो है वो फ्री राशन सुविधा दिया था, कोविड में भी फ्री राशन की सुविधा थी। तो ऐसे में जो सरकार के ऊपर जो बोझ है वो काफ़ी बढ़ सकता है। प्रौद्योगिकी संबंधी भी बाधाएँ आती हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। अगली चुनौती क्या है? लाभार्थी कल्याण योजनाओं के प्रति अनिच्छुक हो सकते हैं। तो ठीक है, लाभार्थी जो है वो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, वो उसको छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में ये चुनौती तो नहीं हो सकती, बल्कि हो सकता है कि उनको ज़रूरत ना हो। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम नहीं देख सकते। इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे की राह क्या हो सकती है? तो वित्तीय संसाधनों को स्वायत्तता देना, निश्चित रूप से, जिसमें फंड को जो है वो विशेष रूप से विवेकपूर्ण रूप से खर्च किया जाना चाहिए और उसकी निगरानी किया जाना चाहिए। और जो रिसाव है, रिसाव को ख़त्म करना, यानी कि जो पैसा जो कल्याणकारी योजनाओं में दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को रोका जा सके, तो इससे जो है पैसे का जो है रिसाव को रोका जा सकेगा। डेटा आधारित नीति हो, कोई भी नीति बने, पहले उसके ऊपर जो है उसका मूल्यांकन हो जेंडर के आधार पर, आयु के आधार पर, उसके बाद में निर्जातीयता के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर। हमारे पास पर्याप्त डेटा होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी योजना बना सकते हैं। शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, और हमें एनोनिमिटी यानी कि अनामता के जो मूल्य है उसको जो है गारंटी देना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई शिकायत करता है तो उसका नाम जो है वो बाहर ना आए, ताकि वो व्यक्तिगत रूप से परेशान ना हो। समय समय पर हमें समीक्षा करने की बात भी रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि राजस्थान सरकार ने जो बिल लाया है, जो विधेयक पेश किया है, ये जो है समाज के कल्याण के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगला टॉपिक है जल स्वच्छता और साफ सफाई। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? सुर्खियों में इसलिए रहा है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी बीमारियों का बोझ नामक शीर्षक की जो है एक रिपोर्ट जारी की है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या कुछ तथ्य हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल है इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट की जो बात है वो, इस रिपोर्ट को हम शॉर्ट में कहेंगे बॉस। तो इसमें क्या गया, यह जल, स्वच्छता, साफ-सफाई के लिए एक सामूहिक शब्द है, ठीक है? इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें सुरक्षित पेयजल तक पहुँच शामिल है, स्वच्छता की बेहतर सुविधाएँ शामिल हैं, साफ-सफाई के आधारभूत स्तर को बनाए रखना शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वास के अंतर्गत जो है शामिल हैं, पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई, ये आपके आधारभूत स्तर को बनाए रखना। और इन सारी चीज़ों को अगर हम पूरा करते हैं तो हम ये मानते हैं कि SDG 6 का जो लक्ष्य है, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता, तो हम इस उद्देश्य को भी पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से इस रिपोर्ट के अनुसार यदि सुरक्षित वास सेवाओं का उपयोग किया गया तो 2019 में वैश्विक स्तर पर कुल मौतों का लगभग जो है 2.5% जो है रोका जा सकता है। यानी कि 2019 में जितनी मौत हुई थी
उसका जो है हम लगभग 2.5% जो है मौत को रोक सकते हैं केवल साफ सफाई और स्वच्छ जल और स्वच्छता से। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। अगला डाटा क्या है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार भारत की वर्तमान स्थिति जो है, जैसे एक अनुमान के अनुसार भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या लगभग 450 मिलियन की कमी आई है। तो पहले 450 मिलियन लोग ज़्यादा करते थे खुले में शौच, अभी इनकी कमी हुई है, ये लोग अभी शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में वास सेवाओं में कमी खास करके नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनती है। निश्चित रूप से अगर नवजात शिशुओं के साथ जो है अगर आप स्वच्छता या फिर स्वास्थ्य वास जैसी सुविधाओं में, वास में क्या है, पेयजल, स्वच्छता और साफ सफाई संबंधित जो मुद्दे हैं, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पर जो है मृत्यु दर बढ़ेगी इन्फेक्शन की वजह से, कई कारणों की वजह से। तो इसमें क्या है, वर्तमान में लगभग प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात मृत्यु दर लगभग 24 है। तो हमें इसको भी और कम करने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से हमें इसको कम करने की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि जो ये वास है, जल, स्वच्छता और साफ सफाई, इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ ये है कि जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं, उष्णकटिबंधीय रोग, आप उष्णकटिबंधीय रेखा समझ रहे होंगे, 0 डिग्री से लेकर के 33.5 डिग्री तक। तो उष्णकटिबंधीय रोगों में जैसे कि ट्रैकोमा आदि को प्रसार को रोकेगा ये। घर में शौचालय होने से महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और उसके बाद में आर्थिक नुकसान नुकसान को भी हम कम कर सकते हैं। कार्यबल में उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हम पर्यटन जैसी चीज़ों को भी आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण लाभ है। वास के लिए शुरू की गई जो है वो पहल, वैश्विक पहल की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू एच ओ ने जो है वास रणनीति 2018 से 25 जो है शुरू किया है। वास 2016 से 30 के लिए यूनिसेफ की रणनीति है, जिसमें 2030 तक SDG 6 जो है उस लक्ष्य को हासिल करना है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहल में हो गई या फिर वैश्विक पहल में हो गई। अगली जो पहल है वो UN सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड, SHF, ये फंड की व्यवस्था करता है वित्त पोषण प्रदान करने के लिए जो अधिक बीमारी वाले देश हैं, जो अधिक बीमारी के बोझ तले वाले देश हैं। तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला जो है वो सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल यानी कि SWA। तो इसमें जो है वो सरकार एवं नागरिक समाज संगठन आदि की वैश्विक साझेदारी के लिए यूनिसेफ ने इसे शुरू किया था। तो एक बढ़िया पहल है, यानी कि 3-4 पहल आपको पता होनी चाहिए जो वैश्विक स्तर पर साफ स्वच्छता और सफाई के लिए रखी गई हैं, जल स्वच्छता के लिए। भारत ने भी कुछ पहले शुरू की हैं जो वास को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई हैं, जैसे जल संबंधी, भारत में जल संबंधी जो है पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम। तो ये जो है जल संबंधित चीज़ें हैं। सैनिटेशन यानी स्वच्छता से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी है। तो ये 2 मिशन चल रहे हैं। हाइजीन से संबंधित अगर बात करें तो किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की बात की गई है। सामान्यता और भी कुछ जो रूल हम बात करें सामान्य रूप से, तो इसमें जैसे रूरल वास पार्टनर्स फोरम है, ये भी एक पहल है भारत की। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है शुरू किया है भारत ने। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत ने ये प्रयास किया है कि अपने जो है देश में जल से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित चीज़ों पर काम किया कर सके। अब बात करते हैं वास के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौती कैसी है? जैसे लैंगिक असमानता संबंधित चुनौती। निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में 1/4 ग्रामीण परिवारों की महिलाएं और लड़कियां लगभग प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय जल एकत्र करने में व्यतीत करती हैं। तो ये एक डेटा है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्यवहार संबंधित चुनौतियों की अगर बात करें तो कुछ आदतें हैं, कुछ हमारी अभिवृत्तियां हैं, उनको हमें जो है बदलना चाहिए। साफ सफाई की ओर हमारा जो है व्यवहार ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं उनका उपयोग भी करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम व्यवहार संबंधित जो है समस्याओं में सुधार कर सकते हैं। स्वच्छता संबंधित उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं होना, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं खास करके महिलाओं के लिए, बहुत सी डिस्पोजल पैड है और उसके बाद में टेम्पन्स है, उसके बाद में मेंस्ट्रुअल कप है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो
गरीबी की वजह से भी कहें और ज़्यादा ना सक्षम हो पाने की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से भी कई चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाती हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सिविल सोसाइटी की भागीदारी का अभाव है। जैसे कई एनजीओ हैं जिनको काम करना चाहिए जा कर के ज़मीनी स्तर पर, तो वो नहीं है। तो ऐसे में इसका भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। असुरक्षित पेयजल का जोखिम। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ने बताया है कि लगभग भारत में 276 जिले हैं जिनके भौम जल जो है, जिनका भूमि में जो जल है वो दूषित है। तो उसको पीने से समस्या हो सकती है, जिसमें फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, नाइट्रेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भौम जल में अधिक है, ज़्यादा मात्रा में है। तो ऐसे में उसको पीने से नुकसान हो सकता है। स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के बारे में जानकारी का अभाव है। निश्चित रूप से अवसंरचना के बारे में नवीनता, विश्वसनीय जानकारी का अभाव रहा है। आगे की राह की अगर हम बात करें तो व्यवहार परिवर्तन में, जैसे खुले में शौच करने का जो व्यवहार है वो हमें बदलना चाहिए कि हमें खुले में शौच से बचना चाहिए, जो कि एसबीएम यानी कि स्वच्छ भारत मिशन का एक जो है पार्ट है। जागरूकता करना चाहिए खास करके गाँव में। लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड होना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। वन साइड फिट फॉर ऑल अप्रोच से बाहर निकलने में जो हमें मदद करेगा। निश्चित रूप से हर जगह के लिए अलग अलग समस्याएं हैं, तो हमें एक ही रूल को हर जगह नहीं बैठाना चाहिए। वंचित क्षेत्रों पर ध्यान रखना चाहिए। लागत दक्ष निवेश करना चाहिए। प्रवर्तन निगरानी और फीडबैक को मजबूत करना चाहिए, जिससे जो है जवाबदेही जो है और मजबूत होगी। सहभागी निगरानी होगी। ग्राउंड लर्निंग रिपोर्ट के जरिए हमें मूल्यांकन जो है करना चाहिए, जो कि और मूल्यांकन के साथ साथ हमें अपनी कमियों को दूर करने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग, खास करके दिव्यांगों के, बच्चों के लिए सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हैं। हमें निरंतर इस पे मजबूती पर इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है जो प्रोग्राम है, ये चीज़ें हैं जो वो और भी हमें अच्छी तरीके से सुविधा दे सकती हैं। अगला टॉपिक है विश्व खाद्य कार्यक्रम और वैश्विक खाद्य संकट। दो चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे, विस्तार से समझते हैं। दो चीज़ें इसमें शामिल हैं। 2023 में विश्व खाद्य कार्यक्रम को अपने कामकाज को जारी करने हेतु आवश्यक वित्त का आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ। तो ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम तथ्य देखेंगे थोड़ा सा। तो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है वो 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है। पहली जानकारी, संघर्ष के कारण विस्थापित तथा आपदाओं के कारण बेसहारा हो चुके लोगों के लिए जीवन रक्षक खाद्य सामग्री प्रदान करता है। तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम का काम है कि जो लोग बाहर आपदाओं से बेसहारा हो चुके हैं, संघर्ष के कारण विस्थापित हो चुके हैं, उनको ये खाद्य सामग्री प्रदान करता है। तो हालांकि जो अभी विश्व खाद्य कार्यक्रम है, तो वो संकट का प्रबंधन करने में संघर्ष करना पड़ रहा है उसको भी। तो क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, क्यों समस्याएं हो रही हैं वैश्विक खाद्य संकट में, तो थोड़ा देखेंगे। वैश्विक खाद्य संकट और डब्ल्यू एफ पी मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसमें जो है क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो दो चीज़ें हैं, एक संयुक्त राष्ट्र और दूसरा है आपका कृषि संगठन। इसकी स्थापना होती है कब, इसकी स्थापना होती है 1961 में, और 1963 से ये अपना काम शुरू कर देता है। वित्त पोषण कौन करता है, WFP जो ही करता है इसको। और ये स्वैच्छिक दान पर आधारित है, यानी कि वित्त पोषण में इसमें स्वैच्छिक दान होता है। रिपोर्ट्स क्यों जारी करता है, ये ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस, यानी फूड और क्राइसिस पर संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। हेडक्वार्टर इसका रोम में है। रोम कहाँ है, इटली में है। अन्य तथ्य की अगर हम बात करें तो ये अपने कामकाज के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक दान पर निर्भर है। भारत ने 1963 में, मतलब भारत में ये 1963 से कार्य कर रहा है। भुखमरी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए 2020 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है, कभी भी इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। वैश्विक खाद्य संकट और WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में क्या चीज़ें शामिल है, क्या चीज़ें हैं, जैसे भुखमरी में तीव्र वृद्धि। तो इसमें रिपोर्ट है, उसमें बात क्या गई, भुखमरी में तीव्र वृद्धि,
2020 की तुलना में दोगुनी से अधिक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोविड-19 हुआ, उससे आर्थिक प्रभाव खतरे में हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, तो विश्व जो है वो कई संघर्षों का सामना किया। ऐसे में भुखमरी की जो है दर जो है वो बढ़ी है। वित्त की कमी की वजह से भी ये समस्याएं उठा रही है। खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ा है, महंगाई जो है वो बढ़ी है। तो ऐसे में खाद्य पदार्थों और ईंधन की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी हैं लगातार। तो ऐसे में 2019 को तुलना में 44% अधिक हो गई है। तो वित्त की कमी की वजह से भी ये संघर्ष उठा रहा है। लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो भुखमरी से ग्रस्त लोग जो है वो प्रायः सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण सूडान में जो वर्षा ऋतु के दौरान कुछ लोग इसके इलाके में अलग थलग पड़ जाते हैं। तो ये जो है वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए, उनके लिए परिवहन कैसे व्यवस्था की जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, निश्चित रूप से ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं होती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा तीव्रता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में ये भी एक संकट का कारण बना है। अब बात करेंगे थोड़ा सा WFP यानी कि क्या था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है खाद्य सुरक्षा और एसडीजी 2 क्या है? इसमें है जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी गतिविधियों का 2/3 हिस्सा संघर्ष से प्रभावित देशों पर में केंद्रित है, यानी कि जहाँ पर समस्या ज़्यादा है वहाँ पर ये काम करता है। हंगर को कम करने के लिए, भूख को कम करने के लिए WFP 65 देशों में 18.3 मिलियन बच्चों को स्कूली भोजन उपलब्ध करवाता है। तो एक बड़ा डाटा है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए तकनीकी और विकास सहायता प्रदान करता है। तो ये 4-5 महत्व है जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक महत्व के रूप में सामने आया है। आगे की राह क्या हो सकती है? जियो संकट का सामना कर रहा है तो हम इसके लिए क्या हम आगे सोच सकते हैं? तो जो लॉजिस्टिक प्रबंधन है हमें उसको दक्ष करना चाहिए, यानी कि हम लोगों तक जो है परिवहन को सुविधाजनक बनाना चाहिए ताकि उनके तक जो है वो पहुँचे, जो भी वो पहुँचाना चाहें, भोजन या फिर जो भी चीज़ें। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना होगा। निश्चित रूप से जहाँ हमें ये सेवा देनी है तो वहाँ के स्थानीय समुदायों से हमें मदद लेनी होगी, तो इसलिए उनको हमें सशक्त बनाना होगा। बेहतर समन्वय में का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी हुआ, मानवतावादी संगठन हुए, इन सब से जो है हमें एक समन्वय स्थापित करना होगा ताकि हम अपने बात को वैश्विक स्तर पर जो ये फूड पहुँचाने का काम है, भोजन का खाद्य संकट से संबंधित बातें हैं, हम उसको बेहतर तरीके से डील कर सकें। बेहतर डेटा विश्लेषण होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हमारे पास डेटा भंडारण रहेगा तो हम नई तकनीकों का प्रयोग करके उन तक पहुंच सकते हैं। भारत में WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से संबंधित कुछ पहल हैं। जैसे भारत भी अपने यहाँ की, क्योंकि भारत में भी भुखमरी से संबंधित समस्याएं तो हैं ही, तो भारत भी अपने यहाँ जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS सिस्टम जो है वो शुरू किया, उसमें थोड़ा बदलाव भी किया है। जैसे हाल ही में चावल की अन्नपूर्ति नामक अनाज जो है वितरित करने के लिए स्वचालित ATM लगाए हैं, जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को कम करना। तो ये भी एक बढ़िया प्रणाली किया है। सरकार द्वारा वितरित खाद्य पदार्थ का फोर्टिफिकेशन करना। तो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या है? उसमें जो है पोषण दे देना। सरकारी स्कूलों के जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत उनके पोषक मूल्यों में वृद्धि कर देना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और खाद्य असुरक्षा मैपिंग और निगरानी, तो निगरानी से संबंधित चीज़ें हैं, वही डेटा से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो वनरेबल सोसाइटी है उसकी जो है पहचान करना। अगला जो टॉपिक है वो शहरीकरण और कृषि खाद्य प्रणाली से संबंधित है। अर्बनाइजेशन एंड एग्री फूड सिस्टम सुर्खियों में क्यों रहा है? तो विश्व में खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम सोफी कहेंगे हम। तो ये जो सोफी नाम की रिपोर्ट आई है, जिसका नाम है क्या है, खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति कैसी है। तो इस रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो संयुक्त रूप से तैयार की गई है, वार्षिक रिपोर्ट है ये। संयुक्त राष्ट्र का एक खाद्य एवं कृषि संगठन जो है वो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये उसने इसमें तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष वो भी सहयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष उसने भी सहयोग किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम उसने भी थोड़ा सहयोग किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये इसने भी थोड़ा सहयोग किया है। तो ये सब मिल करके जो है संयुक्त रूप से तैयार किए हैं। तो इस रिपोर्ट को अब बात करेंगे थोड़ा सा भूखमरी इस संबंधित, जो भूखमरी और पोषण से संबंधित जो रिपोर्ट आई है उसके निष्कर्ष क्या हैं? तो निष्कर्ष यही है कि महामारी और बार बार आने वाले मौसमी आघात जो हैं वो
वो उनके कारण 2019 से लेकर के 122 मिलियन से अधिक लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा डाटा है ये। 2021 में 22.3% बच्चे ठिगनेपन से ग्रस्त थे। उनकी उम्र जो है, उम्र की तुलना में कम लंबाई हुई। 6.8% बच्चे दुबलेपन से ग्रस्त थे। 5.6% बच्चे अधिक वजन वाले थे। तो ये डाटा है, आपको याद रखना है। शहरीकरण के बीच बदलती कृषि खाद्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर भी बल दिया गया है। शहरीकरण कृषि खाद्य प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि शहरीकरण है क्या, शहरीकरण कैसे काम करता है, शहरीकरण और उसके कारक क्या है। शहरीकरण की अगर हम बात करें तो ग्रामीण प्रतिकर्ष कारकों और शहरी अपकर्ष कारकों को मिश्रण का परिणाम है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होते हैं? गरीबी, असमान भूमि वितरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण, आपदाओं या संघर्षों के कारण मजबूरी में विस्थापन। तो इसे हम कहेंगे प्रतिकर्ष कारक। यानी कि अगर गरीबी की वजह से कोई विस्थापन कर रहा है, असमान भूमि वितरण यानी उसके पास भूमि नहीं है, किसी के पास ज़्यादा भूमि, किसी के पास बिल्कुल भूमि नहीं है, और पर्यावरणीय वजह से, आपदा की वजह से, संघर्ष की वजह से, तो इसको हम कहेंगे मजबूरी में जो विस्थापन कर रहा है उसे हम कहेंगे प्रतिकर्ष विस्थापन। अपकर्ष कारण क्या हो सकते हैं? शहरी रोजगार के लिए निकल जाना, ज़्यादा वेतन पाने के लिए शहर निकल जाना, बेहतर सामाजिक सेवाओं लेने के लिए शहर निकल जाना, शैक्षिक अवसर के लिए शहर निकल जाना। तो इसे हम कहेंगे अपकर्ष कारण, यानी कि शहरीकरण ये जो दूसरे उद्देश्य से गए हैं। तो अब इसके प्रभाव क्या होंगे, वो प्रभाव थोड़ा देखेंगे कि ये जो है खाद्य प्रणाली को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो खाद्य विकल्पों में विविधता उत्पन्न करता है निश्चित रूप से। बेहतर संपर्क होने की वजह से हम इसमें वृद्धि देख पा रहे हैं। चलते ग्रामीण उत्पादों, कृषि आदानों, बेहतर पहुंच हो पा रही है, कनेक्टिविटी तो एक अच्छी चीज़ है। उत्पादकता में सुधार और आय में वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शहरीकरण से गांव का अगर लिंक होगा तो वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। विविधता और पूर्ण रोजगार के अवसर हो रहे हैं, जिसमें खाद्य मूल्य श्रृंखला के साथ साथ रोजगार भी बढ़ रहा है, प्रसंस्करण भी बढ़ रहा है, विपणन भी बढ़ रहा है, व्यापार भी बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। परिधीय और खाद्य बाजार एवं खुदरा दुकानों की संख्या में उनके आकार में भी वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से अगर आपकी पहुंच शहरीकरण तक, शहरी क्षेत्रों तक होगी तो आपकी जो है खुदरा से लेकर के और थोक बाजार दुकानें भी अच्छे ढंग से चलेंगी। शहरीकरण के कारण कृषि खाद्य प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़े हैं। तो प्रतिकूल प्रभाव यानी कि चुनौती के रूप में क्या चीज़ें शामिल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो उच्च वसा, शर्करा, नमक वाले प्रसंस्कृत ऊर्जा समृद्ध खाद्य पदार्थों की तुलना में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत जो है उच्च होती है। तो जो 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 चीज़ें खाद्य पदार्थ हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा लाभदायक हैं, उनके दाम थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि लागत उच्च है। जो गरीबी में कुपोषण का कारण भी बन सकते हैं। निश्चित रूप से ज़्यादा कीमत पे अगर सामान मिलेगा तो गरीबी या फिर गरीब व्यक्ति उस सामान को नहीं खरीदेगा, ऐसे में उसे कुपोषण का शिकार हो सकता है। आय के अवसरों की हानि होती है। शहरी विस्तार से परिधीय शहरीकरण और कृषि आजीविका को खतरा उत्पन्न होता है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। पारंपरिक खाद्य पदार्थों की मांग में कमी आएगी। शहरी विस्तार के कारण भूमि उपयोग में भी परिवर्तन होता है। फूड डेजर्ट्स और स्वयम्स की वृद्धि होती है। तो फूड डेजर्ट्स और फूड स्वयम्स क्या होता है, स्वयं क्या होता है, आप देख सकते हैं। फूड डेजर्ट क्या है? फूड डेजर्ट ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्यप्रद या फिर कहें पौष्टिक रूप से किफ़ायती खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मुख्यतः दो वजहों से होता है। पहला, लोगों की आय कम है। दूसरा, ऐसे खाद्य पदार्थों का उस क्षेत्र से काफ़ी दूर है। मतलब जो पोषण पोषण युक्त खाद्य पदार्थ हैं उस क्षेत्र में होते ही नहीं हैं, वो बहुत दूर हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। फूड स्वैम्प क्या होता है? फूड स्वैम्प होता है जहाँ स्वस्थ और पौष्टिक भोजन विकल्पों के बजाय फास्ट फूड, जंक फूड अधिक उपलब्ध होते हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में होता क्या है कि यहाँ पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर फास्ट फूड और या जंक फूड ही खाना पसंद करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला जो है, इस चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ अवसर को बढ़ाने करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? पहला, नीतिगत दृष्टिकोण को हम अपना सकते हैं। नीतिगत दृष्टिकोण में खास करके हम परिधीय शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी को हम बेहतर कर सकते हैं। दूसरा है
बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं, क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचारों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और सार्वजनिक निवेश इन सब पर बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कृषि खाद्य प्रणाली और शासन तंत्र से एवं संस्थाओं इन सब पे जो है हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको हम निदान उस पे पा सकते हैं। तो ये एक अच्छी अच्छी सोच है। अगला जो टॉपिक है वो स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई हम इसको शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 2 रिपोर्ट्स जारी की है। पहला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स और जिलों के लिए भी पीजीआई यानी कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो है जारी किया है। तो राज्यों के लिए अलग, जिलों के लिए अलग। राज्यों के में ही केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। तो अब बात करेंगे कि पीजीआई यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। और इन दोनों रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2021-22 और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 यहाँ से जो है वो डेटा लिया गया है। इन रिपोर्ट्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके जिलों में को 10 श्रेणियों में बांटा गया है। 10 श्रेणी कौन सी है? सबसे अच्छी जो श्रेणी है वो है दक्ष, उसके बाद जो है उत्कर्ष, उसके बाद अति उत्तम, उसके बाद उत्तम, उसके बाद प्रचेष्टा 1, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3 और आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। तो ये 10 श्रेणी है जो कि 10 अलग अलग प्रकार से 10 वर्गों में बांटी गई है। तो सबसे अच्छी जो श्रेणी है वो दक्ष है और सबसे निम्न जो श्रेणी है वह आकांक्षी 3। अब 2021 और 2022 के जो ये रिपोर्ट आई है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की 2.0, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो इस इंडेक्स की विशेषता ये है कि किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड यानी कि दक्ष जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। यानी कि कोई भी राज्य जो है अभी सबसे बेहतर ग्रेड जिसे हम दक्ष कहेंगे तो वो नहीं प्राप्त कर पाया है। तो कुछ सर्वोत्तम पीजीआई में 2 पॉइंट में अगर बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राप्त किया गया जो सर्वोच्च स्कोर है वो प्रचेष्टा 2 है। यानी कि अभी इसके पहले भी जो है कई चीज़ें हैं, प्रचेष्टा 1 है, उत्तम है, अति उत्तम है, उत्कर्ष है, फिर दक्ष है। तो अभी काफ़ी पीछे हैं। पंजाब और चंडीगढ़ को प्रचेष्टा 2 की श्रेणी में रखा गया है। 3 राज्य जो हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, तो ये सबसे निम्नतम ग्रेड में है, यानी कि इनको आकांक्षी 3 ग्रेड मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं 2020-21 और 2021-22 में जो ये इंडेक्स जारी हुआ है खास करके जिलों वाला, तो उसमें उच्चतम ग्रेड अर्थात दक्ष और उत्कर्ष किसी भी जिलों को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट का एक पार्ट है। अगला जो टॉपिक है वो मातृभूमि में बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? निश्चित रूप से हम जानते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने स्कूल से संबंधित स्कूलों को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। बहुभाषीय शिक्षा मतलब एक से अधिक जो है भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इससे संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के से लेकर के 12वीं तक जो है शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं का उपयोग करने का सुझाव दिया है। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की अगर बात करें तो उसमें नीति क्या है? उसमें कई भाषाओं में शिक्षा जो है शुरू करने के लिए कहा गया है। तो राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसमें कई भाषाओं में शिक्षा देने के लिए बात कही गई है।
मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक कानून प्रावधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 350 ए कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलना चाहिए उनको। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 भी कहता है कि स्कूल में शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी ही चाहिए। तो ये सब मतलब जहाँ जितना संभव हो सके ऐसी बात कही है कि जितना संभव हो सके बच्चे की भाषा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए बच्चे की पढ़ाई। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब मातृभाषा का महत्व क्या है, मातृभाषा का स्कूली शिक्षा का महत्व क्या है? तो इससे क्या होगा ना कि बच्चा जो भी होगा वो उसके अंदर बेहतर संज्ञानात्मक विकास होगा, उसकी समझ अच्छी बढ़ेगी, रटने और नकल करने की प्रक्रिया जो है वो कम नहीं होगी, व्यक्तित्व विकास होगा, उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं मातृभाषा में शिक्षा देने से। बेहतर जुड़ाव महसूस करेगा, कक्षा में विद्यार्थी की भागीदारी बढ़ती है। इससे पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है उसमें कमी होगी, यानी ये बच्चे पढ़ना चाहेंगे। होम स्कूल पार्टनरशिप होगी, तो इससे क्या होगा कि बच्चे अपने माता पिता से, अपने परिवार से और स्कूल से भी जो चीज़ें सीखेंगे वो लगभग एक जैसी चीज़ें होंगी। इससे क्या होगा कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्कूलों में मातृभाषा के प्रयोग से संबंधित चुनौतियां भी हैं। भाषाओं की विविधता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 270 मातृभाषाओं की पहचान की गई है। तो ऐसे में 270 प्रकार से जो है शिक्षा देना या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में ये भी एक चुनौती का है। परिवर्तन के प्रति स्कूलों का विरोध भी है कि शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी ही है। ऐसे में अंग्रेजी बनाम भारत की दूसरी मातृभाषाएं जो हैं वो एक चुनौती के रूप में शामिल हो जाती हैं। शिक्षकों की उपलब्धता भाषाओं के आधार पर नहीं की जाती है। निश्चित रूप से बच्चों शिक्षकों की भर्ती जो है वो बच्चों द्वारा समझी, बोली और लिखी जाने वाली भाषाओं के आधार पर नहीं होती है, बल्कि शिक्षक की भर्ती एक मानक के अनुसार होती है, वो चाहे केंद्र सरकार भर्ती ले या फिर राज्य सरकार भर्ती लेती है। तो ये शिक्षकों की उपलब्धता भी कमी है। तो वित्तीय व्यवहार्यता, नए शिक्षण सामग्री विकसित करना, तो ये भी एक जिसकी कोई लिपि नहीं है, जिसका कोई मानक जो है तथ्य नहीं है, मानक कोई विषय नहीं है, तो ऐसे में उसमें भाषा में ज्ञान देना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। नीतिगत मुद्दे भी हैं, इच्छित है न कि अनिवार्य है, यानी कि मातृभाषा में या फिर घरेलू भाषा में का उपयोग करना इच्छा के अनुसार है, वो चाहे करे तो कर भी सकता है और अनिवार्य नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अंग्रेजी को प्राथमिकता, माता पिता मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है भविष्य में उनके बच्चों के लिए वो सहायक सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में ये भी एक चुनौती है। हालाँकि इन सबको जो है बढ़ावा देने के लिए, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की गई है, जैसे कि निपुण जो है शुरू किया गया है। निपुण एक पहल है। भारत मिशन में टीचिंग, लर्निंग और शिक्षण सामग्री में मातृभाषाओं का उपयोग करने के लिए सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के तहत 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद किया जाएगा। उसके बाद में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे 8 वर्ष की आयु तक जो है शिक्षा का प्राथमिक मातृभाषा में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, पहल शुरू की गई है। आगे की राह क्या हो सकती है? तो हमें कोठारी आयोग की बातों को थोड़ा जो सुझाव दिया है उसको मानना चाहिए। क्या सुझाव है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूल के पहले 2 वर्षों के लिए शिक्षा स्थानीय जनजातीय भाषा में होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए और तीसरे वर्ष तक उसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सीखना चाहिए। समस्याओं और बदलाव की लागत की पहचान करनी चाहिए। कुशल शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए। शैक्षिक परिवर्तन करने के साथ साथ जो है प्रशिक्षित शिक्षकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें आगे जो है ध्यान में रख करके बदलना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए, जैसे ओडिशा बहुभाषी शिक्षा शुरू करने वाला जो है एकमात्र राज्य है। उसके बाद में यह नीति जो है केवल उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में ही लागू की गई है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की प्राथमिकता को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ओडिशा जो है एक ऐसा राज्य है जो कि इस दिशा में काम कर रहा है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण हमें और बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना चाहिए। डिवाइड को समाप्त करना चाहिए, जो विभाजन है, भाषाई विभाजन, उसको समाप्त करना चाहिए। और हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें एक समावेशी शिक्षा की ओर जो है आगे बढ़ना चाहिए।
अगला जो टॉपिक है वो है समानता का मार्ग रिपोर्ट। समानता का मार्ग रिपोर्ट, द पाथ ऑफ द इक्वल रिपोर्ट, तो सुर्खियों में क्यों रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और यूएन वीमेन ने संयुक्त रूप से समानता का मार्ग यानी कि महिला सशक्तिकरण और मानव विकास में लैंगिक समानता से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। अब बात करें कि थोड़ा सा यूएनडीपी है क्या, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो 1966 में स्थापित होता है और ये गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने के लिए और भी कई चीज़ें थी इसमें शामिल करने का इसका कार्य था। लगभग 177 देश इसमें शामिल थे, भारत भी शामिल है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। यूएनडीपी की लैंगिक समानता रणनीति 2022 से 25 तक, उसमें क्या चीज़ें शामिल है? तो उसमें लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, वित्त पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, डिजिटलीकरण को कैसे ध्यान दिया जाएगा, नवाचार को कैसे शामिल किया जाएगा, ये इसका जो है लक्ष्य रहा है, रणनीति रही है। रिपोर्ट कौन कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। रिपोर्ट जो है जारी हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रिपोर्ट में 2 नए सूचकांक प्रस्तुत किया है। पहला वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक। इसमें क्या है कि जो है कुछ आयाम दिए हैं, जो सी 4 आयाम हैं जिसमें पुरुषों के सापेक्ष जो है महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। वो 4 आयाम क्या क्या हैं? जीवन और अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, कौशल निर्माण और ज्ञान, अगला है श्रम एवं वित्तीय समावेशन, और अगला है निर्णय लेना। तो महिलाओं से कंपेयर किया गया है पुरुषों की। महिला सशक्तिकरण सूचकांक में पूरी तरह महिलाओं पर केंद्रित है। विकल्प चुनने, अवसर चुनने, अवसर का लाभ उठाने में महिलाओं की शक्ति और स्वतंत्रता को मापा गया है। और इसके बाद में जो आयाम है 4, तो उसमें नया आयाम भी शामिल किया गया है जिसमें हिंसा से मुक्ति को भी शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि महिलाओं पर केंद्रित है। अब हम बात करेंगे थोड़ा यूएन वुमेन क्या है। उत्पत्ति होती है 2010 में, स्थापित किया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में ही है। इसके बारे में अगर बात करें तो ये लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। मुख्य भूमिकाएं की अगर बात करें तो नीतियों, वैश्विक मानकों और मानदंडों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर सरकारी निकायों की सहायता करना इसका काम है। और उसके बाद में नागरिकों के साथ जो है वो साथ प्रभावी साझेदारी निर्माण करना काम है। लैंगिक समानता पर अपनी प्रतिबद्धता को लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को जवाबदेह बनाना इसका काम है। तो ये सारी काम जो है ये काम कर वुमेन, यूएन वुमेन जो है वो करता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा कि हाँ, रिपोर्ट्स के मुख्य बिंदुओं पर नज़र अगर हम डालें तो लैंगिक समानता से संबंधित, यानी कि किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता अभी तक हासिल नहीं की है। मानव विकास के बावजूद भारत में लैंगिक समानता जो है बहुत कम है। जीवन मध्यम मानव विकास के बावजूद भी लैंगिक समानता कम है। जीवन और अच्छा स्वास्थ्य 2022 में लगभग प्रजनन आयु लगभग 15 से 49 वर्ष के बीच में लगभग 1.2 अरब से अधिक महिलाएं और लड़कियां ऐसे देश में रहती हैं जहां सुरक्षित गर्भपात पर जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात है। शिक्षा, कौशल निर्माण और ज्ञान की बात में 11 से 20 मिलियन जो है वो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं जिनको स्कूल छोड़ना पड़ा है। श्रम और वित्तीय समावेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 25 से लेकर के 54 की उम्र में 90% से अधिक पुरुष जो है श्रम शक्ति में शामिल थे, जबकि महिलाएं जो हैं वो उम्र की केवल 61.8% जो है महिलाएं ही जो है वो श्रम शक्ति में भागीदार थी। तो ऐसे में ये भी एक वित्तीय समावेशन की बात आती है। तो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें 10 में से 9 पुरुष लेता है और 1 जो है महिला लेती है। तो महिलाओं के प्रति जो है पूर्वाग्रह जो रखता है। तो उसके बाद में हिंसा से मुक्ति की अगर बात करें तो हर साल लगभग 245 मिलियन महिलाएं हैं जो कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं जो किसी परिचित साथी द्वारा शारीरिक यौन हिंसा के शिकार होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है हमें, यानी कि सभी देशों को भारत समेत देशों को अपनी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अगला है टॉपिक जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2023। तो ये एसडीजी जो प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है 2023 में, उसका एक विशेष संस्करण जारी हुआ है। इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? अच्छा, जारी किसने किया? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामले का विभाग जो है UNDESA, यानी कि यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स,
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले, तो इसने जारी किया है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा की दिशा में जो है वैश्विक प्रगति की निगरानी की गई है। इसमें SDG 17 में 169 टारगेट्स का एक सेट रखा गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, मानव कल्याण के लिए विकास कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद करना। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करें थोड़ा सा UNDESA की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामले के विभाग की। तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जो है इसको स्थापित कर दिया गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, जो कि USA में है। इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें तो 2030 तक इन्होंने एजेंडा या फिर कहें मार्गदर्शन जो है प्राप्त किया है, और जो है संयुक्त राष्ट्र के विकास स्तंभ को बनाए रखे काम करेगा। उद्देश्य क्या है, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना, और कई रिपोर्ट जारी करता है, जैसे पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स। ये सारी रिपोर्ट हैं जो ये जारी करता है। जो ये रिपोर्ट जारी किया है, यानी कि SDG प्रगति रिपोर्ट 2023, जो इसका विशेष संस्करण है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बिंदु हैं। तो पहला तो है SDG के 50% से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति जो है वो कमज़ोर रही है, ठीक है। जबकि 30% लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रुक गई है, यानी कि शुरू तो हुई लेकिन वो रुक गई। अगली रिपोर्ट में क्या है, कोविड जैसी जो महामारी आई उसमें तिहरे संकट जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण, इसका जो है वो गहरा प्रभाव पड़ा है। अगला रिपोर्ट का क्या पार्ट है, 2030 तक लगभग 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होंगे। तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट में ये बात है कि 84 मिलियन बच्चे कैसे स्कूल से बाहर होंगे, यानी कि शिक्षा से वंचित होंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में प्रगति जारी रहती है तो 2030 में लगभग 575 मिलियन लोग जो है वो चरम गरीबी में भी जी रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, तो जैसे राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को SDG लक्ष्यों को पूरा करने में कार्यवाही तेज करना चाहिए, अपनी प्रतिबद्धता को दोहरानी चाहिए, जो वादा किया था उसे कैसे निभाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा पर काम करना चाहिए, जो कि एक फ्रेमवर्क के रूप में काम बनाया था। गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करना, नीतियों की कार्रवाई करना, महिलाओं और लड़कियों को अधिक उनके अधिकार दिलाना, और ये सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए। बहुपक्षीय प्रणाली की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस लक्ष्य के अनुसार काम करना चाहिए। संसद में 2 नए स्वास्थ्य विधेयक को पारित किया गया है। नए स्वास्थ्य विधेयक को पारित किया गया है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग ने पारित किया है इस विधेयक को। तो इसमें राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पैरामेडिकल नर्स और मिडवाइफ सहित दंत चिकित्सा क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और सुधार करने की बात कही गई है। विधेयक की आवश्यकता क्यों है, भारत में 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं है। वर्तमान में भारत में नर्स और जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना है, 202.06 और अनुपात में 1000, यानी कि 1000 में लगभग 2.06 ही अनुपात है, जो कि वैश्विक मानक एजेंडे का बहुत कम है। बहुत कम मतलब 1000 पे 3 होना चाहिए, जबकि 1000 पे 2.06 है। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट के तर्ज पर जो है वो एग्जिट टेस्ट का प्रावधान किया गया है दंत चिकित्सकों के लिए भी। भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करेगा, जो ये नया अधिनियम आया है, नया विधेयक आया है। यह एक राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, जो नियमित रूप से कार्य करेगा, और उसके बाद में नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक समान तंत्र प्रदान करेगा। तो ये एक अच्छा विधेयक है जो कि आया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास, अगला टॉपिक है उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना, यानी कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है और उच्चतर शिक्षा संस्थान है उसके लिए जो संस्थागत विकास योजना तैयार करना, यानी कि दिशा निर्देश जारी करने की बात की गई है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, जिसमें कहा गया था कि जो संस्थागत विकास योजना है, यानी कि संस्थागत विकास योजना और उच्चतर शिक्षा संस्थान जो हैं, और वो जो है वो दोनों जो है इस महत्व को स्वीकार करेंगे। सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक संस्थान को एक रणनीतिक जो है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए,
तो उस पे काम करना चाहिए। यूजीसी के लिए प्रत्येक जो है वो एचईआई के लिए अपने स्वयं जो है वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान पे काम करने के लिए दिशा निर्देश विकसित करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कभी शायद ना पूछेगा, इसको बाईपास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है ख़त्म हो गया है। तो धन्यवाद।